हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.3 को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी और वो बातें क्या है तो पहले मैं उनको समझा देता हूँ। देखो, हमारी जो 10.1 है उसमें हमने समझा था कि जो हमारी आकृतियाँ होती है गणित के अंदर, है ना, आकृतियाँ वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। 2D आकृति का मतलब होता है जिसमें दो विमाएँ हो, यानी लंबाई और चौड़ाई हो, या फिर चौड़ाई या ऊंचाई हो, या फिर ऊंचाई या लंबाई हो, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई दो विमा हो। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम 2D कहेंगे। और 3D आकृति में आपके लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, ऊंचाई भी आएगी। कैसे आएगी वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये 2D आकृतियाँ होती क्या है? जैसे आपने दीवारों पर कुछ चित्र कोरे हुए देखे होंगे या फिर तस्वीर लगी हुई देखी होंगी। तो जो तस्वीर है ना, तो वो एक 2D आकृति है। जैसे मान लो ये तस्वीर है, ठीक है, तो इसकी ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं आएगी, तो इसको हम 2D आकृति कहेंगे। लेकिन 3D आकृति में क्या होता है, जैसे आपके रूम का कमरा कुछ इस प्रकार का होता है ना, तो रूम के कमरे में यहाँ ये आपकी लंबाई हो गई, फिर ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई होगी। तो इसमें तीन विमाएँ हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 3D आकृति कहेंगे। लेकिन हम गणित में कौन कौन सी आकृतियाँ 2D पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे वो आपको याद रखनी है। तो 2D में आपने जो आकृतियाँ पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा होगा वर्ग, आयत, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार है वर्ग और आयत। वर्ग कैसा होता है? जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। आयत कैसा होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। फिर एक वृत्त भी होता है, जैसे गोल गोल ये वृत्त होता है, तो ये भी 2D आकृति है, ठीक है। फिर एक त्रिभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो ये भी आपके 2D आकृति है। और क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा 2D आकृतियों के अंदर और क्या हो सकता है, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त। तो मेन आपको ये याद रखने हैं 2D आकृति में। और 3D आकृति में क्या होता है, तो 3D आकृति में सबसे पहला होता है घन। क्या होता है अभी समझाऊंगा। दूसरा होता है घनाभ, ठीक है। तीसरा होता है आपके बेलन। चौथा होता है शंकु, ठीक है। पांचवा होता है गोला। और फिर होता है आपके पांचवा नंबर, छठा नंबर प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपकी कैसी आकृतियाँ हैं, ये आपके जो है 3D आकृतियाँ हैं। इन्हें हम ठोस आकृतियाँ भी कहते हैं, या इन्हें हम बहुफलक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुफलक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ठोस आकृतियाँ हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले घन की। जैसे आपने चौक का डब्बा देखा है तो वो घन है। तो घन कैसे बनता है, तो देखो मेरे पास यहाँ पर कितने वर्ग है, 6 वर्ग है। 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके क्या हो गए, वर्ग हो गए। और इनको हम फलक भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी ठोस आकृति जो है किन किन चीज़ों से बनती है, तो कोई भी जो ठोस आकृति है, ठीक है, वो 3 चीज़ों से बनती है। एक तो आपको चाहिए फलक, ठीक है। फिर आपको चाहिए शीर्ष। फिर तीसरा नंबर आपको चाहिए किनारे, ठीक है। इन चीज़ों से जो है वो आपका ठोस या बहुफलक बनता है। तो इसमें मुझे घन बनाना है, तो इसमें कितने फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। जब इन 6 फलकों को मैं इस प्रकार से जोड़ता हूँ तो मुझे एक क्यूब यानी कि घन मिलता है। तो ये आकृति जो है आपकी वो क्या है, एक घन है, ठीक है। ये आकृति क्या है, एक घन है। अब इसमें फलक कितने हैं, 6, है ना, अभी हमने गिने। फिर ये इनकी किनारे हो गई, ये क्या हो गई, किनारे, ये देखो ये किनारे। और शीर्ष यानी कि कोने, ये आपके क्या हो गया, शीर्ष। जहाँ पर किनारे आकर मिलती है उसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखो, जैसे मुझे घन बनाना है, ठीक है। तो घन बनाना है तो घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। तो आपको पहले एक वर्ग बनाना पड़ेगा, ये बन गया वर्ग। अब आप क्या करो, इसी सेम लेंथ की 4 भुजाएं इस प्रकार से तिरछी निकालो। अब इनको मिलाओ, तो ये आपका क्या बन गया, घन।
अब इसमें फलक कितने हैं, तो देखो फलक गिनते हैं सबसे पहले। तो इसमें 1, नीचे वाला 2, इधर वाला 3, ये वाला 4, फिर उसके बाद ये 5 और इसके सामने वाला 6 है ना। तो इसके फलक कितने हो गए, 6। यानी आपके रूम में जो दीवारें हैं वो गिनो आप, कितनी आएगी, टोटल 6 आएगी। देखो यहाँ पर इसको हमने जोड़ा था, ठीक है, यही तो फलक है। तो देखो ये 1, इसके नीचे वाला 2, फिर इधर वाला 3, ये 4, ये 5 और पीछे वाला 6। तो इसके टोटल कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। अब हमें इसके शीर्ष यानी कि कोने देखने हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने कोने हो गए, 8 कोने। अच्छा किनारे कितनी है इसकी, तो देखो किनारे कितनी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो किनारे इसकी टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। अब ये तो आपके घन हुआ। अब हम बात करते हैं घनाभ की। तो देखो घनाभ बनता है आयत से। किससे बनता है, आयत से। तो इसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये 6 आयत है और उनको मैंने इस प्रकार से जोड़ना है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर ये नीचे वाला इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर और ये इसके पीछे। तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो मेरे पास एक आकृति बनेगी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे घनाभ। इसको हम क्या कहेंगे, घनाभ। जैसे माचिस की जो डिब्बी है वो आपकी क्या होती है, घनाभ होती है ना। ये आपके बन गया घनाभ। तो इसको हम घनाभ कहते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड। इसको हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में भी कुछ फलक होंगे, शीर्ष होंगी, किनारे होगी, ठीक है। तो आपका कमरा जो है वो भी एक घनाभ है, वो आप गिनना। अब मान लो घनाभ बनाना हो तो हमें 6 आयत लेने हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये बन गया घनाभ। ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, 3 विमाएं हो गई। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 3D आकृति कहेंगे। अब इसके फलक देखो, इसके फलक भी 6 हैं, शीर्ष 8 है और किनारे 12 है। आप गिनना, यही आएगी, ठीक है। अब पता चल गया फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होती है, किनारे क्या होती है। ये आपके आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन में क्या होता है, देखो बेलन में एक तो होता है आयत और 2 होते हैं वृत्त। तो ये आपके क्या, जब हम इनको ऐसे फोल्ड करके इन दोनों वृत्त को यहाँ ढक्कन लगाएंगे ऊपर से, तो ये हमारा जो है, ये जो आकृति बनेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। बात समझ में आई। ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। तो ये भी एक 3D आकृति है। उसके बाद शंकु। तो शंकु में देखो क्या होता है, इसमें 2 फलक होते हैं। एक तो आपका वृत्त और एक ये त्रिभुज के जैसा होता है। अब क्या करना, इसकी कोण को जो है ऐसे मोड़ना है, ठीक है, ऐसे मोड़ना है और इसके ऊपर ये आपके वृत्त आ जाएगा। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। जैसे आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम का कोण जो होता है उसी को हम शंकु कहते हैं। और गोला, आपने गेंद देखी होगी, वो होता है गोला। अब यहाँ अगर मैं प्रिज्म की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखो प्रिज्म और एक पिरामिड, दोनों में अंतर होता है। देखो एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड, ठीक है, एक होता है पिरामिड। इन दोनों में अंतर होता है। तो देखो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में आपके सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। जैसे देखो ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है, टोटल 4 त्रिभुज है, 1, 2, 3 और 4। अब ये त्रिभुज नीचे रहेगा और मैं इन तीनों त्रिभुजों को जब मिलाऊंगा तो ये मेरे पास एक पिरामिड बन जाएगा। सॉरी, प्रिज्म नहीं है, ये एक पिरामिड है। क्या है, पिरामिड। ये पिरामिड है। क्या है, पिरामिड। कितने त्रिभुज से बना ये पिरामिड, 4 त्रिभुज से बना, ठीक है। क्या 3 त्रिभुज से हम बना सकते हैं एक बहुफलक, नहीं बना सकते। 3 से तो ये खाली हो जाएगा, है ना, 4 से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में देखो ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसमें सर्वांगसम आकृतियाँ है, एक जैसी आकृतियाँ। इनको क्या करना है, ऐसे मिलाना है और दोनों त्रिभुज को ऐसे ढक्कन लगाकर बंद करना है। तो ये जो आकृतियाँ मेरे पास बनी हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रिज्म कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। और ये मेरे पास एक चतुष्फलक है, ये भी एक पिरामिड ही है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसमें 4 त्रिभुज है और एक वर्ग है, बीच में क्या है, वर्ग है। तो इसमें भी 4 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज से हम एक
बहुफलक यानी ठोस आकृति नहीं बना सकते। तो ये आपके बन गया, क्या बन गया, पिरामिड बन गया। तो ये पिरामिड अलग है और वो जो मैंने बताया था वो पिरामिड अलग है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो ये आपके टोटल ठोस आकृतियाँ हो गई। तो ठोस आकृतियाँ क्या होती पता चला, 3D आकृतियाँ कहते हैं और इसको हम 2D आकृतियाँ कहते हैं। चलो अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं क्या? तो इसमें पहले का आंसर है क्या 3 त्रिभुज से हम बहुफलक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अभी मैंने बताया था, जैसे अगर मुझे इसको बनाना है तो इसमें कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है। और इसको अगर मुझे बहुफलक बनाना है तो इसमें भी कितने त्रिभुज है, 1 2 3 और 4 त्रिभुज है। तो हम 3 त्रिभुज से एक बहुफलक नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, नहीं। पूरा लिखना है आप उत्तर कि 3 त्रिभुज से हम बहुफलक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर 4 त्रिभुज से हाँ हम बहुफलक बना सकते हैं। एक वर्ग और 4 त्रिभुज, बिल्कुल ये देखो, ये आपका एक वर्ग और ये क्या हो गए, 4 त्रिभुज हो गए, है ना। तो इससे भी हम एक बहुफलक बना सकते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, हम एक वर्ग और 4 त्रिभुज से एक बहुफलक बना सकते हैं, एक ठोस आकृति बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, क्या ऐसे बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? ठीक है, क्या एक ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो? तो देखो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब फलक 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है, जितनी भी आकृतियां मैंने बताई है उन सब में आप देख लो, जैसे यहाँ पर घनाभ की बात करूँ तो इसमें टोटल 6 फलक है। इसमें आपके कितने फलक है, तो इसमें 4 त्रिभुज, एक वर्ग, टोटल 5 फलक है। इसमें आपके 5 फलक है, 1 2 3 4 5, है ना, यानी सब 4 से ज़्यादा है। ठीक है, और एक जो फलक है मेरे पास ये वाला पिरामिड, है ना, इसमें कितने फलक है, तो इसमें भी 4 फलक है, 1 2 3 4, तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ 4 या 4 से अधिक फलकों से बहुफलक बना सकते हैं। समझ में आया ये प्रश्न? चलो ठीक है, अगला देखो, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन प्रिज्म है? देखो प्रिज्म क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ आपको। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जो सर्वांगसम आकृतियों से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक प्रिज्म आपके बात करूँ इस प्रकार का, ठीक है, और फिर इससे ऐसे भुजाएं निकली होंगी सारी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये तो ये आकृतियाँ देखो, इसके सामने एकदम सेम टू सेम आकृति, इसके सामने सेम टू सेम आकृति, तो तीनों तरफ से सेम टू सेम आकृति होगी। ठीक है, जैसे इस बक्से की बात करूँ तो जितनी दीवार इधर है उतनी की उतनी नीचे है, इसके सामने वैसी वैसी दीवार है और इसके सामने भी सेम टू सेम दीवार है। तो जो ये सर्वांगसम आकृतियाँ होगी आमने सामने, वही प्रिज्म बना सकती है। बात समझ में आई? समान आकृतियाँ होनी चाहिए। तो एक कील, तो इसमें तो देखो ये अलग है और ये अलग है, तो ये एक प्रिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक प्रिज्म नहीं है। फिर ये एक प्रिज्म है, पेंसिल प्रिज्म, बिना छिली हुई पेंसिल, है ना, छिली हुई नहीं, तो बिना छिली हुई एक पेंसिल जो है वो प्रिज्म है। ये कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, फिर क्या ये भी एक प्रिज्म है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तो 4 त्रिभुज हो गए और नीचे क्या आ गया, वर्ग आ गया, तो ये नीचे वाली आकृति तो अलग हो गई ना, है ना, तो ये आपके नहीं होगा प्रिज्म। और ये क्या है, प्रिज्म है, क्योंकि इसके आमने सामने वाली आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इनको हम प्रिज्म बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? तो ये प्रश्न भी समझना बहुत जरूरी है। देखो इसको समझने की कोशिश करना। एक प्रिज्म बेलन किस प्रकार हो जाएगा? तो देखो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। फोर्थ का पहला, जैसे मान लो मैं बिना छिली हुई पेंसिल लेता हूँ, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार की है।
ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। अब मैं इनकी भुजाओं की संख्या, इसमें कुल कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 6, इन भुजाओं की संख्या बढ़ा दूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं इनकी भुजाओं की संख्या बढ़ा दूँ, पूरी बढ़ा दी मैंने, भुजाएं बहुत सारी भुजाएं ले ली, तो ये आकृति कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो जब मैं इनके आधार की भुजाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये प्रिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर हमें लिखना है एक प्रिज्म, एक प्रिज्म, एक बेलन, एक बेलन तब बन जाता है, तब बन जाता है जब इसके यानी प्रिज्म के आधार की भुजाएं अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो। ठीक है। तो जब इसके आधार की भुजाएं हम बढ़ा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेलन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पिरामिड, एक शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं, तो इसका उत्तर भी ऐसा ही है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक पिरामिड है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। अब इसका आधार क्या हुआ, नीचे वाले भाग को हम आधार कहते हैं। तो इसमें टोटल अब कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। लेकिन अगर मैं इन भुजाओं की संख्या बढ़ा दूं, जैसे यहाँ 1 है और इसकी जगह 10-15 भुजाएं आ जाए, ठीक है, इसको समझना। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एक पिरामिड है, ये पिरामिड है। अब मैं अगर यहाँ पर भुजाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा भुजा करने पर वो हमेशा गोल हो जाती है। तो जब इसका आधार गोल हो जाएगा तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, एक शंकु जैसा बन जाएगा, है ना। देखो जब आधार की संख्या हम बढ़ा देंगे तो नीचे आपका क्या बन गया, एक शंकु बन गया, और ऊपर क्या आ गया, इसका वृत्त आ गया। तो ये आपका एक कोण जैसी आकृति बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, कोण जैसी आकृति। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी यही होगा कि एक पिरामिड एक क्या बन जाता है, शंकु। ठीक है, शंकु, एक शंकु तब बन जाता है, तब बन जाता है जब इसके आधार की भुजाएं क्या हो, अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो। समझ में आएगी। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 5वां। क्या एक वर्ग प्रिज्म, एक घन एक ही होते हैं? क्या एक वर्ग प्रिज्म, यानी जो वर्ग वाला प्रिज्म हमने लेना है वो, एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं क्या? तो ये वर्ग प्रिज्म और घन एक ही होते हैं क्या? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, देखो ये 4th का उत्तर है, 5th का उत्तर जो है यहाँ लिखना है नहीं। फिर उसके बाद ये लाइन वापस लिखनी है, नहीं एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। फिर प्रश्न संख्या 6 है, इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो अब देखो हमारा मेन जो प्रश्न है ना वो अब स्टार्ट होता है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पर एक नाम आया है आयलर सूत्र का, है ना। क्या नाम आया है, आयलर सूत्र का। तो इस आयलर सूत्र को समझो, ये आयलर सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपको समझाया था कि फलक, शीर्ष और किनारे क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने घन की बात की, तो घन के कितने फलक होते हैं, 6, शीर्ष कितने होते हैं, 8, किनारे कितनी है, 12। तो क्या मैं इससे एक सूत्र बना सकता हूँ क्या? कैसे बनाऊंगा? देखो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, किनारे की, और इन दोनों की संख्या कितनी है, 8 और 6 14। इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो इनकी संख्या कितनी हुई, 14, और इसकी संख्या कितनी हुई, 12। बताओ ये इससे कितना कम है, ये इससे 2 कम है। तो इन दोनों को बराबर हम कब कर सकते हैं, जब मैं यहाँ 2 जोड़ दूँ तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14 हो जाएगा। इसी को हम आयलर सूत्र कहते हैं। अब आयलर सूत्र क्या होता है कि जब फलक में शीर्ष हम जोड़ दें तो वो कब बराबर होगा किनारे के, तो किनारे में जब मैं क्या जोड़ूँ, 2 जोड़ूँ, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो फलक
और शीर्ष दोनों मिलाकर कितने हैं 14, लेकिन किनारे कितनी है 12। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं किनारों में 2 जोड़ूंगा, है ना। अब इस सूत्र को हमें याद कैसे रखना है, तो फलक को हम कहेंगे F, शीर्ष को कहेंगे V, किनारों को कहेंगे E और फिर प्लस का निशान और ये 2। ये हमारा जो सूत्र होता है आइलर सूत्र। इधर की साइड और इधर की साइड दोनों साइड अगर बराबर होगी तो हम इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, देखो प्रश्न संख्या 6। तो इसमें मुझे इस पहले का उत्तर चाहिए, प्रश्न संख्या 6 का पहला मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइलर सूत्र क्या है, F प्लस वी बराबर E प्लस 2। तो बताओ इसके फलक कितने हैं। तो देखो यहाँ पर फलक कैसे, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 किनारों से कितने फलक बनाएगा, 5 फलक बनाएगा। तो ये 1 2 3 फिर 4 और 5, 5 फलक। फिर ऊपर की एक और हो गई, तो 5 और 1 6। नीचे की एक और हो गई, तो 6 और 1 कितनी होगी 7। तो फलक तो इसके कितने हो गए 7, फिर प्लस का निशान। अब इसके शीर्ष देखो, शीर्ष कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 इसके नीचे, है ना। तो 5 और 5 10, तो शीर्ष इसके हो गए 10। फिर उसके बाद इसकी किनारे, तो देखो 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 10 और 11, है ना। फिर उसके बाद और क्या किनारे हो गई, तो 5 ऊपर 5 नीचे और 5 इस साइड में। तो टोटल कितनी हो गई 15 हो गई। 5 ऊपर किनारे, 5 नीचे और 5 ये राउंड में, है ना। टोटल 15 ई यानी किनारे कितनी हो गई 15। फिर इसमें हमें क्या करना, 2 जोड़ना है। अब 7 और 10 को जोड़ने पर कितना आता है 17, और इधर दोनों को जोड़ने पर भी कितना आता है 17। तो क्योंकि यहाँ दोनों साइड बराबर आ गई, इसलिए ये इसका क्या हो गया, सत्यापन हो गया। ये हमने इसका सत्यापन कर दिया, बस यही इसका उत्तर है। फिर इसका देखो ये थोड़ा अलग है ना, इसको समझने की कोशिश करना सेकंड वाले को। इसके फलक कितने हैं, तो देखो यहाँ पर नीचे तो है घनाभ और ऊपर है आपका पिरामिड। तो नीचे है आपका घनाभ, ठीक है, ये मैंने घनाभ ले लिया। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है पिरामिड। इसके ऊपर ये पिरामिड, यानी यहाँ पर ये वर्ग आ गया और इसके ऊपर ये पिरामिड आ गया। अब इसकी फलक गिनो, ठीक है। तो देखो ये जो है आपके 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको। 4 ऊपर हो गई, 5 6 नीचे 7, ये 8 और ये 9। बात समझ में आई। तो इसके टोटल फलक कितने हो गए, 9 हो गए। कैसे हुए कि ऊपर तो आपके 4 1 2 3 और ये इधर 4, ठीक है। ये नहीं गिनेंगे हम क्योंकि ये दोनों मिक्स हो गई। तो 4 ऊपर, फिर 5 6 7 8 और ये नीचे वाली 9। तो इसके जो फलक है F वो कितने हो गए 9। इसकी जो शीर्ष है वो गिनो। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो शीर्ष भी इसके कितने हो गए 9। फिर उसके बाद में इसकी जो किनारे हैं वो गिनो कितनी है। किनारे 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 इसकी क्या हो गई, किनारे हो गई। अब हमें इसका सत्यापन करना है, तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, F प्लस V बराबर E प्लस 2। ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। F कितना है 9, फिर प्लस का निशान। V कितना है 9, फिर बराबर E कितना है 16, फिर प्लस 2। 9 और 9 कितना होता है 18, 16 में 2 जोड़ो 18। तो देखो दोनों साइड क्या हो गई बराबर, यानी ये इसका भी सत्यापन हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें फलक शीर्ष और किनारे दी हुई है। तो यहाँ मैं ये पहला कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7वें का मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो फलक F, फलक को F कहते हैं। ये F हो गया, ये V हो गया और ये E हो गया। F हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको मैं X लिख देता हूँ। फिर इसके शीर्ष कितने हैं, तो V यानी शीर्ष इसके है 6 और किनारे इसकी कितनी है, तो देखो किनारे इसकी है 12, ठीक है। अब आइलर सूत्र से हमें इस फलक को ज्ञात करना है कि इसमें फलक कितने होंगे। फॉर्मूला लगाओ।
फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। अब जो मान है वो लगाओ। एफ को क्या लिखना है, एक्स, फिर प्लस का निशान, वी कितना है 6, फिर बराबर का निशान, ई कितना है 12, फिर प्लस 2। अब ये दोनों तो जुड़ रहे हैं लेकिन ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसको वापस लिखो x प्लस 6 बराबर 12 और 2 कितना हो गया 14। अब ये एक समीकरण बन गई। 6 को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कौन नहीं जा रहा है, x बराबर और 14, ये कहीं नहीं जा रहे। कौन जा रहा है, जा रहा है आपका 6। तो ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया और x बराबर 14 में से 6 गया, कितना बचा 8। यानी जो फलक है वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना इजी है ना। अब दूसरा देखना। दूसरा, इसमें हमारे पास f कितने हैं, फलक कितने हैं 5 है, फिर शीर्ष कितने हैं ज्ञात करने हैं, फिर किनारे कितनी है, तो इसको जिसको ज्ञात करना है x मान लो, किनारे कितनी है 9। आइलर सूत्र क्या है, f प्लस वी बराबर ई प्लस 2। f कितना है 5, फिर प्लस का निशान, v कितना है x बराबर e कितना है 9, फिर प्लस 2। ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये 5 प्लस x बराबर 9 और 2 कितना हो गया 11। अब ये 5 उधर जाएगा तो x बराबर 11 तो अपनी जगह पर है, ये उधर जाके माइनस का 5 हो गया। x बराबर कितना बचा, तो 6 और 5 कितना होता है 11, यानी x हमारा बचा 6, यानी कि यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, फलक कितने हैं, फलक है 20, फिर उसके बाद शीर्ष कितने हैं 12 और अब की बार हमें ई ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। अच्छा, अब आइलर सूत्र लगाओ तो f बराबर ई प्लस 2। ये f इधर और v इधर आएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा तो अभी चलेगा। चलो, v कितना है, v है 12 प्लस f कितना है 20 बराबर e कितना है x प्लस 2। ये दोनों जोड़ो कितना हो गया, ये हो गया 32, फिर ये x प्लस 2। अब ये 2 जो है x और 32 अपनी जगह पर, ये 2 उधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 32 में से 2 गया 30 बराबर x, यानी x जो हमें मिला कितना मिला 30, यानी यहाँ पर कितना है 30 है। तो ये हमने प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट कर दिया। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइलर सूत्र से, है ना। यानी इसमें भी आपका आइलर सूत्र ही लगेगा। प्रश्न संख्या 6 में, सॉरी 8 में, 8 यहाँ पर कर देते हैं। चलो, ये 8, ठीक है। क्या एक बहुफलक के 10 फलक, यानी f हमें दिया हुआ है 10, 20 किनारे, किनारे मतलब क्या होता है e, 20 किनारे और 15 शीर्ष मतलब क्या v हमें कितना दिया 15। अब हम अगर इसको प्रूफ कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बता देंगे ये बहुफलक है या नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आएगी तो बहुफलक है, नहीं तो ये बहुफलक नहीं है। ठीक है। आइलर सूत्र क्या होता है, f प्लस वी बराबर ई प्लस 2। f कितना है 10, v कितना है 15, e कितना है 20, फिर प्लस का निशान और ये 2। इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 25, है ना। और इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 22। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो हम कहेंगे यह बहुफलक नहीं है, नहीं है। कितना सिंपल है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।